नमस्ते। यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की सीरीज में हम जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर बात करेंगे, मतलब फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। हाँ। हमने इस पे कई क्लासिक समाजशास्त्रीय अध्ययनों को देखा है और आज हम उनमें से आप कह सकते हैं 6 मुख्य विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कि ये पारंपरिक भारतीय समाज का ताना बाना कैसे बुना गया था और ये सिस्टम असल में काम कैसे करता था। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये विशेषताएं कोई आइसोलेशन में नहीं है, मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। और ये मिलकर ही उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाती हैं जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। इसने समाज को कैसे बांटा, उनके बीच रिश्ते कैसे तय किए, ये सब। सही। तो चलिए पहली और शायद सबसे बेसिक विशेषता से शुरू करते हैं, समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। हाँ। इसका मतलब क्या है? क्या ये बस ग्रुप्स में बंट जाना है? हाँ, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि समाज एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं है, बल्कि कई बंद हिस्सों, सेगमेंट्स में बटा हुआ है। और इन्हीं को हम जाति कहते हैं। और सबसे क्रूशल बात यह है कि इन जातियों की मेंबरशिप जन्म से तय होती है। जन्म से मतलब कोई चॉइस नहीं? कोई चॉइस नहीं, आप चुन नहीं सकते। जिस जाति में जन्म हुआ, आप लाइफ टाइम उसी के मेंबर रहेंगे। तो मतलब कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं था जैसे आजकल होता है, क्लब मेंबरशिप ली, नहीं जमी तो छोड़ दी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोपी हुई थी, जन्म आधारित। और एक जाति से दूसरी में जाना, जिसे हम सोशियोलॉजी में सोशल मोबिलिटी कहते हैं, हाँ, गतिशीलता, वो लगभग नामुमकिन थी। मतलब सिस्टम ऐसा बना था कि इसे रोका जा सके। हर जाति अपने आप में एक अलग दुनिया जैसी थी। ये अलग दुनिया वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर था इसका? असर तो हर चीज पर था। देखिए, हर जाति का अपना एक अलग सोशल लाइफ था। अच्छा। उनके अपने कस्टम्स, रीति रिवाज, खान पान की आदतें, क्या खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, बातचीत का तरीका, पहनावा, दूसरों से मिलने जुलने के तौर तरीके, सब कुछ जाति के हिसाब से तय था। आप सोचिए, किसी व्यक्ति की पहचान, उसकी आइडेंटिटी कितनी गहराई से उसकी जाति से जुड़ी थी। हाँ, ये बात तो है। मतलब अपनी जाति के लोगों के बीच ही शायद ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते होंगे, क्योंकि नियम, कायदे, आदतें सब एक जैसी थी। बिल्कुल। लेकिन इन नियमों को लागू कौन करवाता था? कोई पुलिस थी क्या? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं जाति की अपनी पुलिस थी। उसे जाति पंचायत या कास्ट काउंसिल कहते थे। अच्छा, जाति पंचायत। हाँ, हर जाति की अपनी पंचायत होती थी और ये काफी पावरफुल होती थी। इनका काम था जाति के अंदर के झगड़े निपटाना, जाति के नियमों को, खासकर ये खान पान, शादी ब्याह, पेशे वाले नियम, इनको सख्ती से लागू करवाना। और अगर कोई नियम तोड़ दे तो पंचायत सजा देती थी, फाइन लगाने से लेकर जाति से बाहर निकालने तक। कुछ भी हो सकता था, हुक्का पानी बंद करना जिसे कहते हैं। बाप रे! तो ये सिर्फ झगड़े सुलझाने वाली बॉडी नहीं थी, ये तो सोशल कंट्रोल का बहुत मजबूत टूल था। एग्जैक्टली, सोशल कंट्रोल। पर इसका दूसरा पहलू भी था। वो क्या? ये सिर्फ सजा ही नहीं देती थीं, ये अपनी जाति के लोगों की मदद भी करती थीं। अच्छा। पंचायतें सदस्यों के बीच आपसी मदद, कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देती थी। अच्छा, जैसे? मान लीजिए किसी परिवार पर कोई मुश्किल आ गई, तो जाति के लोग, पंचायत सब मिलकर मदद करते थे। इससे जाति के अंदर एक अपनेपन का, एक सिक्योरिटी का भाव भी बनता था। तो हर जाति सही मायने में अपनी एक छोटी सी सोशल दुनिया थी, अपने नियम, अपना अनुशासन, अपना सपोर्ट सिस्टम, और इसी ने समाज को बहुत सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांट दिया था। ये विभाजन तो समझ आ गया, लेकिन ये सारे कंपार्टमेंट्स, ये जातियां बराबर तो नहीं थी, है ना? हाँ, यहीं पर दूसरी विशेषता आती है, संस्तरण यानी हायरार्की। हाँ बिल्कुल, ये जाति व्यवस्था का शायद सबसे डिफाइनिंग फीचर है। ये सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स नहीं थे, इनमें एक क्लियर कट ऊंच नीच का सिस्टम था। एक लैडर की तरह सोचिए, कुछ पायदान ऊपर, कुछ नीचे। समाजशास्त्री जीएस घुरिये ने बताया भी है कि हर लिंग्विस्टिक एरिया में, मतलब भाषाई क्षेत्र में, जैसे मराठी, तमिल, बंगाली, हाँ, इनमें करीब 200 से 300 जातियां होती थीं। और उन सबको उनकी सोशल प्रेसिडेंस, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर एक क्रम में रखा जा सकता था। मतलब एक फिक्स्ड रैंकिंग सिस्टम जो जन्म से ही तय। बिल्कुल। इस हायरार्की के टॉप पर पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों को माना जाता था, सबसे पवित्र, सबसे सुपीरियर। और सबसे नीचे? और सबसे निचले पायदान पर वो जातियां थीं जिन्हें अस्पृश्य
या अनटचेबल कहा जाता था, जिनके साथ बहुत भेदभाव होता था, जिन्हें समाज से ऑलमोस्ट बाहर ही माना जाता था। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बाकी सारी जातियां, क्षत्रिय, वैश्य और फिर अनगिनत जातियां, कारीगर, किसान, सर्विस प्रोवाइड करने वाली जातियां, हर जाति की इस हायरार्की में एक तय जगह थी। कौन किससे ऊंचा है, कौन नीचा, ये काफी हद तक तय था। और इसी बेसिस पर समाज में उनका मान सम्मान, उनकी वैल्यू, प्रेस्टीज, ये सब तय होता था। ये पूरा सिस्टम ही सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी की धारणा पर बेस्ड था। ये ऊंच नीच का सिस्टम सिर्फ दिमाग में था या रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता था? जैसे मान लीजिए किसी गांव में लोग कैसे मिलते जुलते थे? नहीं, ये सिर्फ दिमागी नहीं था। ये तो रोजमर्रा के बिहेवियर में, प्रैक्टिस में गहराई तक उतरा हुआ था। अच्छा, कैसे? आप किसके साथ उठ बैठ सकते हैं, किसके घर जा सकते हैं, किसके हाथ का पानी पी सकते हैं, किससे कितनी दूरी बनाकर रखनी है, ये सब कुछ आपकी और दूसरे की जाति की हायरार्की में पोजीशन पे डिपेंड करता था। अच्छा। और यहीं से हम तीसरी विशेषता पर आते हैं, खान पान और सामाजिक सहवास पर कड़े प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमेंसालिटी एंड सोशल इंटरकोर्स। हाँ, ये तो बहुत सुना है। पुराने जमाने में खाने पीने को लेकर बहुत छुआछूत थी। किसके हाथ का बना खाना खा सकते हैं, किसके साथ एक लाइन में बैठ सकते हैं, इन सब पर बहुत नियम थे। पर ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, इसका जो मूल कारण था वो था अपवित्रता या छूत का डर, जिसे डिफाइलमेंट या पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन? हाँ, और अपनी जाति की कथित शुद्धता, प्योरिटी, उसे बनाए रखने की कोशिश। ये माना जाता था कि नीची समझी जाने वाली जातियों के संपर्क में आने से, खासकर उनके साथ खाने पीने से, ऊंची जाति के लोग अपवित्र या पोल्यूटेड हो सकते हैं। ये अपवित्रता या पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या सिर्फ एक वहम था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? नहीं, इसके पीछे गहरी धार्मिक और रिचुअल सोच थी। कर्म, धर्म, कर्मकांडीय प्रदूषण, ये सब धारणाएं इसका आधार थीं। अच्छा। माना जाता था कि हर व्यक्ति और हर जाति का एक निश्चित रिचुअल स्टेटस है और नीची जाति के संपर्क से ये स्टेटस गिर सकता है। और ये अपवित्रता सिर्फ दिमागी नहीं थी। ऐसा मानते थे कि ये छूने से, साथ खाने से, पानी शेयर करने से, यहाँ तक कि परछाई पड़ने से भी फैल सकती है। अरे बाप रे, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी। हर कदम पर यह सोचना कि कहीं कोई नियम न टूट जाए, कहीं अपवित्र न हो जाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जटिलता थी। और इसे लागू करवाने में फिर वही जाति पंचायतों का बहुत बड़ा रोल था। नियम तोड़ने पर सजा मिलती थी, कभी-कभी बहुत कठोर। इसमें एक और दिलचस्प बात थी, कच्चे और पक्के खाने की। कच्चा और पक्का खाना मतलब? हाँ, कच्चा खाना जैसे चावल, दाल, रोटी, जो पानी में उबला हो या सेका गया हो, इस पर नियम ज्यादा सख्त थे। अच्छा। ऊंची जातियां आमतौर पर अपने से काफी नीची मानी जाने वाली जातियों के हाथ का कच्चा खाना एक्सेप्ट नहीं करती थी। और पक्का खाना यानी जो घी या तेल में तला गया हो, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई वगैरह। हाँ। उस पर नियम थोड़े ढीले थे। हाँ। ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि घी को पवित्र और शुद्ध करने वाला माना जाता था। अच्छा, ये लॉजिक था। हाँ, तो घी में बना खाना कुछ हद तक ज्यादा जातियों के बीच चल जाता था, लेकिन फिर भी नियम तो थे ही। ये दिखाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कितने बारीक और कॉम्प्लेक्स नियम बनाए गए थे। वाकई, समाज को बांटने और ऊंच नीच बनाए रखने के लिए खाने पीने जैसी बेसिक चीज को भी कंट्रोल किया गया। अब इसी कंट्रोल से जुड़ा हुआ है अगला फीचर, व्यवसाय चुनने की आजादी का न होना, लैक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। हाँ, ये जाति व्यवस्था का एक और बहुत मजबूत पिलर था। पारंपरिक रूप से हर जाति का एक तय पेशा या व्यवसाय होता था। हाँ, जो उसे विरासत में मिलता था। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन कहते हैं इसे। लोहार का बेटा लोहार, कुम्हार का बेटा कुम्हार, नाई का बेटा नाई, पुजारी का बेटा पुजारी। बस यही चलता था पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब अगर मान लीजिए किसी कुम्हार के बेटे को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है या वो बिजनेस करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता था। उसकी प्रतिभा या इच्छा का कोई मतलब नहीं। पारंपरिक व्यवस्था में इसकी गुंजाइश लगभग न के बराबर थी। आपको वही काम करना होता था जो आपकी जाति के लिए सदियों से तय था। इससे ये व्यवस्था एक बंद व्यवस्था, एक
क्लोज्ड सिस्टम बन जाती थी, जिसमें सोशल और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता बहुत ही कम थी। आप आसानी से अपना काम या अपनी सोशल पोजीशन नहीं बदल सकते थे। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी तो हुआ होगा ना कि समाज में हर तरह के काम करने वाले लोग मौजूद थे। हाँ, कोई खेती कर रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन, कोई लोहे का सामान। तो शायद लोग अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी हो गए होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका दूसरा पहलू है। क्योंकि हर जाति का अपना एक स्पेसिफिक काम था, इसलिए समाज की अलग अलग जरूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग जातियां एक दूसरे पर डिपेंडेंट थीं। अच्छा। किसान को हल के लिए लोहार चाहिए, कपड़ों के लिए जुलाहा चाहिए, पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण चाहिए, बाल काटने के लिए नाई चाहिए, साफ सफाई जैसे कामों के लिए दूसरी जातियां। तो इस निर्भरता ने सिस्टम को एक तरह का जैविक स्वरूप, एक ऑर्गेनिक कैरेक्टर दिया। जैविक स्वरूप, ये थोड़ा समझाइए। मतलब जैसे शरीर के अंग होते हैं? हाँ, कुछ वैसी ही सोच थी इसके पीछे। जैसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब अपना अपना काम करते हैं और तभी शरीर ठीक से चलता है। हाँ। उसी तरह ये माना गया कि समाज को चलाने के लिए हर जाति को अपना फिक्स्ड काम करना चाहिए। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये निर्भरता बराबरी वाली नहीं थी। ये हायरार्की के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करती थी और इसमें शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के तत्व भी थे। लेकिन हाँ, इसने व्यवस्था को एक तरह की फंक्शनल स्टेबिलिटी जरूर दी। समझ गया। अब आते हैं पांचवी विशेषता पर, जो शायद इन सभी डिविजन्स को बनाए रखने में सबसे क्रूशियल थी। विवाह पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। हाँ, इसे आप जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कह सकती हैं, बैकबोन। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट नियम था सजातीय विवाह यानी एंडोगमी। एंडोगैमी। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति के अंदर ही शादी करनी होती थी। अपनी जाति से बाहर शादी करना, जिसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं, वो पूरी तरह से मना था, वर्जित था। और अगर कोई हिम्मत करके कर लेता था तो? आजकल तो फिर भी हो जाती हैं इंटरकास्ट मैरिजेस। तब क्या होता था? तब ये बहुत बड़ा सोशल और रिलीजियस क्राइम माना जाता था। ऐसा करने वालों को बहुत कठोर सजा मिलती थी। अक्सर उन्हें उनकी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, ऑस्ट्रेसाइज्ड। उनके परिवार को भी भारी सामाजिक अपमान झेलना पड़ता था। सोचिए, शादी जो दो लोगों और परिवारों का मामला है, वो पूरी जाति की इज्जत और नियमों से जुड़ गई थी। तो ये एंडोगेमी इतनी जरूरी क्यों मानी जाती थी? इसके पीछे क्या लॉजिक था? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला, ये जातियों की सीमाओं को, बाउंड्रीज को बिल्कुल मजबूत और परमानेंट बनाए रखती थी। अगर लोग बाहर शादी करने लगते तो जातियों के बीच की दीवारें कमजोर पड़ जाती, मिक्सिंग हो जाती। दूसरा, इससे जाति की संपत्ति, उसका पारंपरिक पेशा और उसकी कथित रक्त की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ ब्लड, वो उसी ग्रुप के अंदर बनी रहती थी। अच्छा। तीसरा, ये सुनिश्चित करता था कि बच्चों का पालन पोषण, उनका सोशलाइजेशन उसी जाति के रीति रिवाजों और वैल्यूज के अनुसार हो। तो संक्षेप में कहें तो एंडोगैमी वो ग्लू था, वो गोंद थी, जिसने जाति के इन सेगमेंट्स को अलग अलग और अपनी जगह पे चिपकाए रखा। ये सोशल चेंज को रोकने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका था। ये तो सच में सिस्टम को मेंटेन करने का बहुत पावरफुल मैकेनिज्म था। अब आते हैं छठी और आखिरी विशेषता पर, जिस पर हम आज बात करें, अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, हमने इसकी झलक अभी ऑक्यूपेशन वाले पॉइंट में देखी थी कि कैसे जातियां एक दूसरे पर निर्भर थी। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हाँ, ये थोड़ा सुनने में कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है कि एक तरफ इतने रेस्ट्रिक्शंस, ऊंच नीच, सेपरेशन, और दूसरी तरफ डिपेंडेंस। हाँ, वही तो। लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ चलती थीं। समाज बटा हुआ था, पर पूरी तरह बिखरा हुआ नहीं था। अलग अलग जातियां, खासकर रूरल इंडिया में, एक दूसरे से इकोनॉमिकली, सोशली और यहाँ तक कि रिचुअली भी जुड़ी हुई थी। अच्छा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था, हाँ, ये नाम सुना है। ये असल में क्या थी? क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा था? ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा एक पारंपरिक रिश्ता था, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें गांव में रहने वाले अलग अलग जाति के परिवार एक दूसरे को अपनी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते थे। एक पक्ष होता था जजमान, आमतौर पर लैंड ओनिंग या डोमिनेंट कास्ट के परिवार। ठीक है। और दूसरा पक्ष होता था कमीन या परिजन या पुरोहित वगैरह, अलग अलग इलाकों में अलग नाम थे। ये वो जातियां थी जो सर्विसेज देती थीं, जैसे लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी, कुम्हार, चर्मकार, पुजारी।
इस तरह की। तो ये कमीन जातियां जजमान को अपनी सेवाएं देती थीं और बदले में उन्हें क्या मिलता था? पैसे मिलते थे? बदले में पेमेंट आमतौर पर कैश में नहीं बल्कि चीजों के रूप में होता था, खासकर फसल कटाई के समय अनाज का एक फिक्स्ड हिस्सा। अनाज? हाँ, अनाज। कभी कभी कपड़े, रहने की जगह या त्योहारों पर कुछ नकद पैसे भी दिए जाते थे। और ये लेन देन सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं था, जैसे खेती के औजार ठीक करवाना या बाल कटवाना। अच्छा। बल्कि खास मौकों पर भी इनकी भूमिका होती थी, जैसे शादी, जन्म, मृत्यु, त्योहार। इन सब पर निभाई जाने वाली रिचुअल भूमिकाएं भी थीं। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं था, इसमें सोशल और रिलीजियस एंगल भी जुड़े थे? बिल्कुल, ये रिश्ता सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ये सोशल, कल्चरल और रिलीजियस ताने बाने का हिस्सा था। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह है या कोई और अनुष्ठान है, तो उस मौके पर नाई, धोबी, कुम्हार, पुजारी, माली, इन सब की अपनी फिक्स्ड भूमिकाएं होती थीं। उनके बिना वो काम पूरा ही नहीं माना जाता था। तो जजमानी व्यवस्था ने गांव के अंदर विभिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़े रखा, एक तरह की म्यूचुअल डिपेंडेंसी बनाई। हाँ, ये बात जरूर है कि ये रिश्ता बराबरी का नहीं था। हाँ, वो तो है। इसमें जजमान का पलड़ा भारी रहता था और ये जातिगत ऊंच नीच पर ही आधारित था, लेकिन इसने रूरल सोसाइटी को एक फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करने में मदद की। तो संक्षेप में देखें तो पारंपरिक जाति व्यवस्था की ये 6 मुख्य विशेषता हैं। समाज का अनेकों बंद खंडों में विभाजन, उन खंडों के बीच ऊंच नीच का एक कठोर क्रम, खानपान और मेलजोल पर भारी प्रतिबंध, जन्म से तय और बंधा हुआ पेशा, अपनी ही जाति में शादी करने की अनिवार्यता, और इन सब विभाजनों के बावजूद एक दूसरे पर टिकी हुई निर्भरता। हाँ, ये सब मिलकर उस व्यवस्था का ढांचा बनाते थे जिसने सदियों तक भारतीय समाज को आकार दिया। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये विशेषताएं आइसोलेटेड नहीं थीं। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करती थीं, रीइंफोर्स करती थीं। अच्छा। एंडोगेमी ने सेगमेंटल डिवीजन को बनाए रखा, हायरार्की ने खानपान के नियमों को जस्टिफाई किया, वंशानुगत पेशे ने हायरार्की और इंटरडिपेंडेंस दोनों को बल दिया। इन सब ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बाहर से देखने में बहुत स्थिर लगती थी, स्टेबल, लेकिन अंदर से वो गहरी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित थी। और इन विशेषताओं को समझना आज भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था भले ही आज बदल रही है, कानून बदल गए हैं, शहरीकरण हो रहा है, लेकिन उसके कई तत्व, कई प्रभाव आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। उन्हें समझने के लिए ये बेसिक्स जानना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जाति व्यवस्था के कुछ जो सामान्य रूप से समझे जाने वाले लक्षण हैं, मतलब कॉमनली अंडरस्टूड फीचर्स, उन पे बात करते हैं। हाँ, वैसे तो सोर्सेज में कई स्कॉलर्स का जिक्र है जिन्होंने अलग अलग फीचर्स बताए हैं। हाँ, जैसे वो घुरिये ने 6 बताए थे, है ना? और बॉगले ने 3 मेन चीजें, हेरिडिटी, ऑक्यूपेशन, हायरार्की, और वो पोल्यूशन प्योरिटी वाला म्यूचुअल रिपल्शन। बिल्कुल। और फिर लुई ड्यूमोंट तो हायरार्की और प्योरिटी पोल्यूशन सेपरेशन को ही एकदम कोर मानते थे। सही। पर कुछ फीचर्स हैं जो ज्यादातर डिस्कशंस में आते हैं। हाँ, जो आमतौर पे कास्ट सिस्टम को समझने के लिए डिस्कस किए जाते हैं। तो चलो उन पे एक एक करके बात करते हैं, देखते हैं क्या थे और आज क्या हाल है उनका। ओके, तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित फीचर, हायरार्की। ये श्रेणीकरण, ऊंच नीच। थियोरेटिकली तो यही था ना कि ब्राह्मण सबसे ऊपर। ये सब धार्मिक ग्रंथों और ब्राह्मणवादी मूल्यों पर बेस था। हाँ, सैद्धांतिक रूप से, मतलब टेक्सटुअल ट्रेडिशन में यही ढांचा था। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर अवर्ण। एम.एन. श्रीनिवास ने भी हायरार्की को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना, घुरिये की तरह ही। लेकिन श्रीनिवास ने इसमें एक ट्विस्ट भी डाला था ना, वो सिंबॉलिक हायरार्की वाली बात। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। श्रीनिवास का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो रिचुअल हायरार्की है किताबों वाली, वो काफी हद तक सिंबॉलिक हो सकती है। सिंबॉलिक मतलब ये कि असलियत में जमीन पर पावर का इक्वेशन अलग हो सकता है। रिवाजों में कोई जाति भले ही ऊंची ना मानी जाए, पर गांव या इलाके में उसका दबदबा हो सकता है। उन्होंने वो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था ना। अच्छा, हाँ, डोमिनेंट कास्ट, जिनका दबदबा हो। कैसे? एग्जैक्टली, मतलब जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबदबा हो सकता है उनके पास जमीनें बहुत हों, नंबर में ज्यादा हों या पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे हों। तो श्रीनिवास ने दिखाया कि रिचुअल स्टेटस और एक्चुअल पावर, ये 2 अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब
थ्योरी अलग, प्रैक्टिस अलग। अच्छा, और लुई ड्यूमोंट, उनकी वो किताब होमो हेरार्किकस, उन्होंने हायरार्की को कैसे देखा? ड्यूमोंट का नजरिया थोड़ा और फंडामेंटल था। उन्होंने कहा कि हायरार्की का सिर्फ एक ही सच्चा आधार है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का प्रिंसिपल, पवित्रता और अपवित्रता। अच्छा, सिर्फ यही? हाँ, उनके अनुसार पूरी व्यवस्था इसी एक नींव पर टिकी थी। कौन सा काम शुद्ध, कौन सा अशुद्ध, कौन किसे छू सकता है, किसके हाथ का खा सकता है, किससे कितनी दूरी रखनी है, ये सब प्योरिटी पोल्यूशन तय करता था और यही हायरार्की बनाता था। ब्राह्मण सबसे पवित्र और कुछ काम करने वाले सबसे अपवित्र, माने पोल्यूटेड। समझ गया। मतलब ड्यूमोंट के लिए ये प्योरिटी पोल्यूशन ही सब कुछ था हायरार्की में। तो अब सवाल यह है कि आज के ज़माने में इस रिचुअल हायरार्की का क्या स्टेटस है? क्या ये अब भी उतनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, सोर्सेज बिल्कुल साफ है इस पर। आज के समय में खासकर पब्लिक स्फीयर में इस रिचुअल हायरार्की का महत्व बहुत तेजी से कम हुआ है। हाँ, लगता तो है। क्यों, क्या वजह है? कई वजह हैं। एक तो है मॉडर्नाइजिंग फोर्सेस, जैसे अर्बनाइजेशन, लोग शहरों में आ रहे हैं। दूसरा, शिक्षा का फैलाव, खासकर हायर एजुकेशन। तीसरा, नई तरह की नौकरियां, आईटी सेक्टर, कॉर्पोरेट जॉब्स, सर्विसेज, जहां आपकी स्किल देखी जाती है, रिचुअल प्योरिटी नहीं। और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, संविधान, कानून, चुनाव? बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है, आर्टिकल 14-15। आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी को ही खत्म करता है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज ने भी पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया है। तो स्ट्रक्चरल लेवल पर इसका प्रभाव कम हुआ है? हाँ, स्ट्रक्चरल लेवल पर, संस्थानों में, पब्लिक लाइफ में इसका प्रभाव बहुत कमज़ोर हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों की सोच में, सोशल एटीट्यूड्स में, प्रेजुडिसेस में इसके अंश अब भी बाकी हो सकते हैं। खासकर पर्सनल मामलों में, जैसे शादी ब्याह में शायद। हाँ, बिल्कुल, वहाँ ये सोच अभी भी दिख जाती है, पर पब्लिकली अब ये हायरार्की उतनी डोमिनेंट नहीं रही। ठीक है। चलिए, हायरार्की के बाद दूसरा पॉइंट आता है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, जाति आधारित पेशा। ये भी प्योरिटी और पोल्यूशन से जुड़ा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। कामों को भी शुद्ध अशुद्ध के पैमाने पर बांटा गया था। जैसे सबसे पवित्र माने जाने वाले ब्राह्मणों का काम पढ़ना, पढ़ाना, पूजा पाठ, और जो अवर्ण थे उन्हें स्कैवेंजिंग जैसे सबसे पोल्यूटेड काम दिए गए थे, कम से कम थियोरी में। बीच की जातियों के अपने अपने काम थे, लोहार, कुम्हार, बुनकर, एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, जन्म पर आधारित डिवीजन ऑफ लेबर। पर क्या ये हमेशा इतना रिजिड था, पत्थर की लकीर? वही मैं पूछ रहा था। इतिहास में तो लगता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सोर्स भी यही कहता है कि हिस्टोरिकली ये ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन कभी भी 100% रिजिड नहीं रहा। भारत पर कई ऐसे राजाओं ने राज किया जो क्षत्रिय नहीं थे। मानना था उसके बाद मौर्य, शुंग, गुप्त, कई राजवंश ऐसे थे जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासक वर्ग के नहीं थे। ये दिखाता है कि पावर और ऑक्यूपेशन हमेशा जाति से बंधे नहीं रहे। और आज तो ये फीचर लगभग गायब ही हो गया लगता है। मॉडर्न ऑक्यूपेशंस तो एकदम सेक्युलर हैं। हाँ, काफी हद तक। आज के सेक्युलर माहौल में बढ़ती एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के चलते ये फीचर बहुत हद तक ओवरशैडो हो गया है। इसकी पकड़ बहुत ढीली पड़ गई है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आईएएस हैं, ये आपकी जाति से तय नहीं होता। बिल्कुल, ये आपकी एजुकेशन, स्किल्स, मेरिट और अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है। सोर्स में वो मजेदार उदाहरण भी था। हाँ, कि एक ब्राह्मण भी नाई का काम कर सकता है, शायद शहर में सैलून खोल ले, और एक नाई जाति का व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है। एग्जैक्टली। तो थ्योरेटिकली आज प्रोफेशन चुनने पर जाति का कोई बंधन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बहुत ट्रेडिशनल काम जैसे मंदिरों में पुजारी या कुछ पुश्तैनी हस्तशिल्प, उनमें शायद ये लिंकेज अभी भी दिखता हो। हाँ, गांव में शायद थोड़ा बहुत बचा हो सकता है। पर ओवरऑल पिक्चर देखें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, शहरों के फैलाव ने ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बहुत बढ़ाई है। लोगों के पास अब ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे फीचर पर, एंडोगमी, अंतर्विवाह, अपनी ही जाति में शादी करना। ये शायद आज भी सबसे ज्यादा जिंदा है। हाँ, एंडोगमी को अक्सर जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अपनी जाति या उपजाति के अंदर शादी और अपने गोत्र के बाहर शादी। गोत्र एक्सोगमी क्यों? माना जाता था कि एक गोत्र के लोग भाई बहन जैसे होते हैं, तो उनमें शादी नहीं हो सकती। ये किनशिप रूल्स को बनाए रखने का तरीका था। और इसमें वो ऊंच नीच वाला एंगल भी था, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी।
अनुलोम और प्रतिलोम विवाह? सही याद दिलाया। इसमें हायरार्की का एंगल था। हाइपरगैमी यानी अनुलोम विवाह। उच्च जाति का पुरुष, निम्न जाति की स्त्री, ये कुछ हद तक एक्सेप्टेबल था, शायद इसलिए कि वंश पिता से चलता है तो स्टेटस बना रहेगा। लेकिन इसका उल्टा, हाइपोगैमी, निम्न जाति का पुरुष, उच्च जाति की स्त्री, ये तो बिल्कुल मना था। हाँ, हाइपोगैमी यानी प्रतिलोम विवाह, ये बिल्कुल वर्जित था। इसे सोशल ऑर्डर और रिचुअल प्योरिटी के लिए खतरा मानते थे। इसके खिलाफ बहुत सख्त नियम थे। ये पेट्रियार्कल सोच दिखाता है। और सोर्स कहता है, और हम देखते भी हैं, कि ये फीचर आज भी काफी परसिस्टेंट है। मतलब बाकी चीजें बदली, पर शादी के मामले में जाति आज भी मजबूत है। क्यों? कानून का असर कम क्यों है इस पर? बिल्कुल सही पॉइंट है। सोर्स के हिसाब से एंडोगैमी शायद आज का सबसे परसिस्टेंट फीचर है। ये सबसे कम बदला है। क्यों? ऐसा क्यों? वजह यह है कि शादी को बहुत पर्सनल और फैमिली मैटर माना जाता है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का जुड़ना है। इसमें इज्जत, खानदान, रिश्तेदारी, सोशल स्टेटस सब जुड़ा है। हाँ, वो लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर। बिल्कुल। कानून है जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करता है, लेकिन आप लोगों की सोच, सोशल प्रेशर, परिवार की मर्जी, अपनी बिरादरी में शादी करने की प्रेफरेंस को कानून से बदलना बहुत मुश्किल है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट से अखबारों में आज भी जाति का कॉलम होता है। हाँ, वांटेड ब्राह्मण ब्राइड फॉर ब्राह्मण बॉय, ये आम है। इंटरकास्ट मैरिज आज भी परिवारों में बड़ा मुद्दा बन जाता है, कभी कभी तो बहुत खतरनाक भी। ऑनर किलिंग की खबरें आती हैं। हाँ, दुख की बात है। मतलब लेजिस्लेशन एक चीज है, सोशल एक्सेप्टेंस बिल्कुल दूसरी। एग्जैक्टली। इसीलिए एंडोगैमी पर कानून का असर सबसे कम दिखता है। ये डीप रूटेड सोशल नॉर्म से जुड़ा है। बदलाव आ रहा है पर बहुत धीरे। वाकई। चलिए अब चौथे फीचर पर आते हैं, फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स रेस्ट्रिक्शंस, खान-पान और सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध। ये कच्चा खाना पक्का खाना क्या था? हाँ, ये नियम भी प्योरिटी पोल्यूशन से जुड़े थे और बड़े डिटेल्ड थे। सोशल हायरार्की को रोजमर्रा में इन्फोर्स करने का तरीका था ये। कच्चा खाना जो पानी में उबला हो, जैसे चावल, दाल, उसको लेकर नियम ज्यादा सख्त थे। क्यों? पानी से जल्दी पल्यूट होता था? हाँ, माना जाता था कि पानी से जल्दी अपवित्र हो जाता है अगर कथित निचली जाति का व्यक्ति छू ले। इसलिए कच्चा खाना अक्सर अपनी या ऊंची जाति के हाथ का ही खाते थे। अच्छा, और पक्का खाना जैसे पूड़ी, सब्जी? पक्का खाना जो घी तेल में तला हो, उसको लेके नियम थोड़े कम सख्त थे। शायद घी या आग को प्योरीफाइंग मानते थे। तो ये ज्यादा जातियों के बीच एक्सचेंज हो सकता था, पर इसकी भी सीमाएं थीं। और ये सिर्फ खाने पीने तक नहीं था, उठने बैठने छूने पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे। बिल्कुल। किसके साथ बैठना है, कितनी दूरी रखनी है, अनटचेबिलिटी, किसके घर जाना है, किसके कुएं से पानी लेना है, सब पर नियम थे। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के तरीके थे ये। सोचकर ये अजीब लगता है। तो आज क्या स्थिति है इनकी? आज़ादी के बाद तो सरकार ने इन्हें इलीगल कर दिया। एकदम सही। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनों ने इस पे कड़े कदम उठाए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं। तो मतलब अब पब्लिक लाइफ में ऑफिस, बाजार, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब नहीं चलता? कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं, और सामाजिक रूप से भी पब्लिक स्पेसेस में अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। शहरों में तो लगभग खत्म है। आप किसी रेस्टोरेंट में शेफ की जाति नहीं पूछ सकते, ना किसी को दुकान में घुसने से रोक सकते हैं। हाँ, ये तो गैर कानूनी है। और सोशल कंडेमनेशन भी होगा। हाँ, हो सकता है किसी बहुत दूर के गांव में या किसी बहुत कंजर्वेटिव परिवार के प्राइवेट स्पेस में घर के अंदर इसके कुछ निशान बाकी हों। पुरानी पीढ़ी शायद माने। हाँ, कोई पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति शायद अपनी सोच से चिपका हो, लेकिन पब्लिकली ऐसा भेदभाव करना अब संभव नहीं है और कानूनी अपराध है। तो ये थे जाति व्यवस्था के कुछ मुख्य कॉमनली अंडरस्टूड फीचर्स। और आज उनकी क्या स्थिति है? हमने देखा हायरार्की का रिचुअल एस्पेक्ट कमजोर हुआ, ऑक्यूपेशन काफी हद तक जाति से अलग हुआ, खान-पान, सोशल रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक लाइफ से हटे, लेकिन एंडोगेमी अभी भी काफी मजबूत है। मतलब बदलाव एक जैसा नहीं है सब जगह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। पिछले हिस्से में हमने जाति व्यवस्था की कुछ बुनियादी विशेषताओं पर बात की थी, जैसे वो हायरार्की और खान-पान, सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध वगैरह। आज थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि सोर्स मटेरियल इस व्यवस्था के और कौन से पहलुओं पर रोशनी डालता है, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर और
और क्या इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश थी भी या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि ये व्यवस्था सिर्फ शादी ब्याह या कौन किसके हाथ का पानी पिएगा यहीं तक सीमित नहीं थी। इसके आप कह सकते हैं नागरिक और धार्मिक पहले भी थे, सिविल एंड रिलीजियस इम्प्लीकेशंस जो बहुत गहरे असर डालते थे। और हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं हमेशा स्टैटिक रहती हैं या उनमें भी मूवमेंट बदलाव की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि समाज हमेशा बदलता रहता है, चाहे धीरे ही सही। सही बात है। तो सोर्स में एक और महत्वपूर्ण फीचर बताया गया है, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, यानी नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं। ये शब्द सुनने में थोड़े हैवी लगते हैं लीगलिस्टिक से। डे टू डे लाइफ में इसका मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ किताबों के नियम थे या वाकई लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाते थे, उन्हें रोजमर्रा के कामों से रोकते थे? नहीं, ये बिल्कुल किताबी नियम नहीं थे, ये ज़मीनी हकीकत थे और अक्सर बहुत क्रूर भी। मतलब सीधा सा है, कुछ जातियों के लोगों पर रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की नागरिक और धार्मिक बंदिशें थी। बहुत सी सामान्य लगने वाली चीजें उनके लिए या तो पूरी तरह मना थी या बहुत सीमित थी। ये उनकी जिंदगी को सचमुच प्रैक्टिकली बाधित करता था। जैसे कि सोर्स में कुओं और स्कूलों का जिक्र है। ये तो एकदम बेसिक जरूरतें हैं, मतलब पानी पीना और पढ़ना लिखना भी मुश्किल था। हाँ बिल्कुल, जरा सोचिए, पुराने गांवों में और कई जगहों पर शायद आज भी दबे छुपे रूप में ऊंची जाति वालों के इस्तेमाल के कुएं या तालाब अक्सर अलग होते थे। निचली समझी जाने वाली जातियों को उन साफ या पवित्र माने जाने वाले जल स्रोतों से पानी लेने की सख्त मनाही थी। उनको अपने लिए अलग, अक्सर दूर या कम साफ पानी के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, या फिर किसी ऊंची जाति वाले की दया पर कि वो ऊपर से पानी डाल दे। ये पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर कंट्रोल था और अपमान का एक जरिया भी। इसी तरह स्कूलों में निचली जातियों के बच्चों को या तो क्लास में सबसे पीछे अलग बैठाया जाता था या टाट पट्टी भी अलग से लानी पड़ती थी, या कई बार तो स्कूलों में उनका दाखिला ही नहीं होता था। उन्हें पढ़ने के समान अवसर से वंचित रखा जाता था। ये सब जिसे समाजशास्त्री स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उसके क्लासिक उदाहरण है। मतलब भेदभाव किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे स्ट्रक्चर में ही बसा हुआ था। पानी और पढ़ाई किसी भी इंसान या समाज के विकास के लिए ये तो सबसे जरूरी चीजें हैं, इन पर भी ऐसी पाबंदी। और सोर्स में ये भी है कि पक्का घर बनाने या अच्छे कपड़े गहने पहनने पर भी रोक थी। मतलब कोई अपनी मेहनत की कमाई से भी अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर नहीं बना सकता था बिना ऊंची जाति वालों की परमिशन के। ये कहाँ का लॉजिक है? लॉजिक नहीं, ये प्योर पावर प्ले था। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि उस वक्त का पावर स्ट्रक्चर कितना मजबूत और एक तरफा था, और कैसे ऊंची जातियां अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस बनाए रखती थी। सोचिए, आपने मेहनत करके पैसे कमाए, आप चाहते हैं कि बारिश में आपका कच्चा घर टपके नहीं, आप पक्की छत डालना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी इजाजत नहीं है क्योंकि आपकी जाति नीची है। अरे बाप रे। या आप अच्छे कपड़े पहनकर किसी त्योहार में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि ये आपके लायक नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक दूरी बनाए रखना नहीं था, ये गहरा आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव था। ये लगातार अपनी औकात या जगह याद दिलाने का एक तरीका था, एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ताकि कोई बराबरी का सोचने की हिम्मत भी ना करे। और धार्मिक पाबंदियां, मंदिरों में प्रवेश न मिलना, ये तो बहुत सुनने में आता है, बल्कि आज भी कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ जाती हैं जो परेशान करती हैं। हाँ, मंदिरों में प्रवेश पर रोक एक बहुत बड़ा भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा रहा है, और दुर्भाग्य से कहीं कहीं आज भी है। कई प्रमुख और पुराने मंदिरों में दलितों या निचली ही समझी जाने वाली जातियों का प्रवेश सदियों तक पूरी तरह वर्जित था। उन्हें मंदिर के बाहर से ही देवता के दर्शन करने होते थे, या कई बार तो वो भी नहीं। इसके अलावा कुछ खास तरह के धार्मिक अनुष्ठान, रिचुअल्स करने, पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों को पढ़ने या सुनने, या यहाँ तक कि कुछ देवी देवताओं की पूजा करने पर भी पाबंदी थी। ये एक तरह से उन्हें धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से ही नहीं, बल्कि मोक्ष या ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते से भी काटने की कोशिश थी। उन्हें यह महसूस कराना कि ईश्वर की नजर में भी वो बराबर नहीं है। सोर्स ये भी बताता है कि आजादी के बाद भारतीय संविधान और कानूनों ने इन डिसेबिलिटीज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, खासकर आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। फिर भी सोर्स कहता है कि ये सबवर्सिव तरीकों से, यानी चोरी छुपे या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी जारी हैं। ये कैसे मुमकिन है जब कानून इतने साफ हैं? बिल्कुल सही सवाल है।
कानून अपनी जगह हैं और उन्होंने निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लाया है। संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाता है। फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी देते हैं। लेकिन सामाजिक मानसिकता, सदियों पुरानी आदतें और पूर्वाग्रह बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल और धीमा काम है। इसीलिए आज भी कई जगहों पर, खासकर छोटे कस्बों और गांवों में जहां सामाजिक दबाव ज्यादा होता है, ये चीजें सटली यानी अप्रत्यक्ष या छुपे हुए तरीकों से होती रहती हैं। अच्छा। हो सकता है आप कोई सीधे सीधे किसी को सार्वजनिक कुएं पर जाने से ना रोके क्योंकि कानून का डर है, पुलिस केस बन सकता है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट के 1000 तरीके हो सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति या उसके परिवार को गांव के किसी कार्यक्रम, शादी ब्याह में न बुलाना, हाँ। स्थानीय दुकानदारों का उन्हें सामान देने से मना कर देना, उनसे बातचीत बंद कर देना, या बस वो एक असहज चुप्पी, अनकंफर्टेबल साइलेंस, या नजरें फेर लेना जब वो सामने आए। यह सब भेदभाव के सबवर्सिव यानी छुपे हुए रूप ही हैं। कानून का डर सतह पर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पुरानी मानसिकता काम करती रहती है, नए बहाने ढूंढ लेती है। अच्छा, तो ये व्यवस्था इतनी कठोर थी, पर क्या ये एकदम पत्थर की लकीर थी? मतलब जिस जाति में जन्म लिया बस वहीं फंस गए पूरी जिंदगी? क्या ऊपर उठने का, अपनी स्थिति सुधारने का कोई रास्ता ही नहीं था? सोर्स कहता है कि इसे आमतौर पर क्लोज्ड सिस्टम माना जाता है, जिसमें मोबिलिटी बहुत मुश्किल है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल और खासकर पोस्ट वैदिक काल के बाद जब नियम और ज्यादा कठोर और जन्म आधारित हो गए, तो जाति व्यवस्था काफी हद तक एस्क्रिप्टिव बन गई। एस्क्रिप्टिव मतलब आपकी सामाजिक स्थिति जन्म से ही तय हो जाती है, आपकी अपनी योग्यता या कोशिशों से नहीं, और इसे बदलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसीलिए समाजशास्त्री इसे एक क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण मानते हैं, जहां सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल या असंभव होता है। राइट। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से 100% बंद नहीं होती। हमेशा कुछ दरारें, कुछ रास्ते मौजूद रहते हैं, भले ही वो कितनी भी मुश्किल और सीमित क्यों ना हो। तो हाँ, थोड़ी बहुत सोशल मोबिलिटी की संभावना थी, पर वो आसान नहीं थी और सबके लिए उपलब्ध भी नहीं थी। जैसे कि कौन से थे वो रास्ते? सोर्स में एमएन श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट का जिक्र है। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में। ये क्या चीज़ है? सुनने में तो संस्कृत भाषा या कल्चर से जुड़ा लगता है। हाँ, प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, और संस्कृतिकरण, सेंस्क्रिटाइजेशन, उनका दिया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मोटा-मोटा मतलब है कि निचली मानी जाने वाली जातियां या समूह अक्सर सामाजिक हायरार्की में ऊपर उठने की कोशिश में ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों या क्षत्रियों के रीति रिवाजों, उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, जैसे शाकाहारी बन जाना। हाँ, जैसे मांस मदिरा छोड़कर शाकाहारी बन जाना, उनके पूजा पाठ के तरीकों जैसे जनेऊ पहनना, वैदिक मंत्रों का जाप करने की कोशिश करना, अपने स्थानीय देवी देवताओं की जगह बड़े हिंदू देवी देवताओं को अपनाना, इन सब को अडॉप्ट कर लेती थी, यानी उनकी नकल करने लगती थी। ये सब वो इस उम्मीद में करती थीं कि ऐसा करने से धीरे धीरे शायद कुछ पीढ़ियों के बाद समाज उन्हें भी ऊंचा दर्जा देने लगेगा, उनकी सामाजिक स्थिति सुधर जाएगी। ये एक तरह से ऊपर वाले जैसा बनकर स्टेटस क्लेम करने की एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी थी, पूरे कम्युनिटी की तरफ से। अच्छा, जैसे कभी-कभी हम देखते हैं शायद कॉलेज में या ऑफिस में कोई व्यक्ति किसी खास ग्रुप में शामिल होने के लिए उनकी तरह बोलने, कपड़े पहनने, उनकी पसंद नापसंद अपनाने लगता है, कुछ वैसे ही पर पूरे समुदाय के लेवल पर। लेकिन क्या ये काम करता था? ऊंची जातियां इसे एक्सेप्ट करती थीं? एनालॉजी समझने के लिए ठीक है, पर यहाँ मामला कहीं ज्यादा गहरा, लंबा चलने वाला और पूरी कम्युनिटी का होता था, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। और जैसा आपने पूछा, ये एक बहुत लंबी, धीमी प्रक्रिया थी जो अक्सर कई पीढ़ियों तक चलती थी, और इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आती थी कि ये हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे अपनी सुपीरियर पोजीशन के लिए चैलेंज मानते थे। तो संस्कृतिकरण मोबिलिटी का एक रास्ता जरूर था, पर बहुत अनिश्चित, अनसर्टन, लंबा और कंटेस्टेड, मतलब विवादित रास्ता था। इसमें सफलता कम ही मिलती थी। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स था, व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए उसी व्यवस्था के ऊपरी पायदानों की नकल करना, जो अक्सर कामयाब भी नहीं होता था और ऊंची जातियों द्वारा रेजिस्ट भी किया जाता था। इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। और क्या तरीके थे मोबिलिटी के? सोर्स में रॉयल पेट्रोनेज का जिक्र है, मतलब राजा महाराजाओं का हाथ। क्या राजा किसी की जाति बदल सकता था या ऊंचा कर सकता था? सीधे तौर पर जाति बदलना तो राजा के बस में भी नहीं था, क्योंकि वो जन्माधारित मानी जाती थी।
लेकिन राजा अपनी शक्ति से किसी समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जरूर सुधार सकता था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां राजाओं ने किसी खास जाति समूह को उनकी सैन्य सेवाओं, मिलिट्री सर्विसेज, उनकी वफादारी या किसी और खास योगदान के बदले या कभी-कभी प्योरली राजनीतिक कारणों से ऊंचा दर्जा दिया। अच्छा। जैसे उन्हें बड़ी-बड़ी जमीनें इनाम में दे दी, अपनी सेना या प्रशासन में ऊंचे पद दे दिए, या उन्हें कुछ खास प्रिविलेजेस या अधिकार दे दिए जो पहले सिर्फ ऊंची जातियों को मिलते थे। इससे उस समूह की समाज में इज्जत और रुतबा बढ़ जाता था, भले ही उनकी जाति का नाम वही रहे। तो ये एक तरह की स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी थी। और धर्म बदलना, कन्वर्जन्स, सोर्स कहता है ये भी एक तरीका था। ये तो आज भी होता है, लोग धर्म बदलते हैं। क्या ये जाति के बंधन से निकलने का पक्का रास्ता था? ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका रहा है, खासकर उन लोगों और समूहों के लिए जो जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर थे और रोजमर्रा के भेदभाव, अपमान और उत्पीड़न से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। उनके लिए धर्म बदलना सिर्फ आध्यात्मिक खोज नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी और सम्मान पाने का एक जरिया भी था। बहुत से लोगों या पूरे के पूरे समूहों ने इतिहास में इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म या आधुनिक समय में खासकर डॉक्टर अंबेडकर के आह्वान के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। इन धर्मों में कम से कम सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल जाति भेद नहीं माना जाता और बराबरी का संदेश दिया जाता है। ये जाति व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट भी था और बेहतर जीवन की तलाश भी। लेकिन क्या ये पूरी तरह काम आया? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा सोर्स इशारा करता है कि व्यवहार में, इन प्रैक्टिस, कई बार धर्म बदलने के बाद भी पुरानी जातिगत पहचानें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नए धर्म के अंदर भी पुरानी जातियों के आधार पर कुछ भेदभाव या ऊंच नीच की भावना किसी न किसी रूप में बनी रही। तो पूरी तरह एस्केप शायद फिर भी ना मिला हो, पर निश्चित रूप से इसने कई लोगों को पुरानी व्यवस्था के सबसे बुरे पहलुओं से राहत दिलाई। और एक और तरीका सोर्स बताता है, सेंसस ऑपरेशंस। मतलब जनगणना से कैसे मोबिलिटी हो सकती है? ये तो बस लोगों की गिनती है ना, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। जब अंग्रेजों ने भारत में सिस्टमैटिक तरीके से जनगणना, सेंसस, करानी शुरू की 19वीं सदी के आखिर में, तो उन्होंने लोगों से उनकी जाति पूछना और उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना शुरू किया। अब कई जाति समूहों ने, खासकर वो जो हायरार्की में बीच में कहीं थे या अपनी स्थिति से खुश नहीं थे, इसे एक मौके भी तरह देखा। उन्होंने जनगणना अधिकारियों के सामने अपनी जाति को असलियत से ऊंचा दर्ज कराने की कोशिश की। अच्छा, कैसे? इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपनी वंशावली, जीनियोलॉजी घड़ी, उसे किसी प्रतिष्ठित पौराणिक पूर्वज जैसे किसी महान ऋषि या किसी प्राचीन क्षत्रिय राजा से जोड़ने की कहानियां बनाई और पेश की। उन्हें लगा कि अगर एक बार सरकारी कागजों में, सेंसस रिकॉर्ड्स में उनकी जाति ऊंची लिख दी गई, तो धीरे धीरे समाज भी उसे मानने लगेगा और उनकी सोशल स्टैंडिंग सुधर जाएगी। ये रिकॉर्ड्स पर अपनी पहचान को अपग्रेड करने की एक अनोखी कोशिश थी, जिसका कुछ हद तक सामाजिक असर भी हुआ होगा। कमाल है। मतलब सरकारी फॉर्म में अपनी जाति ऊंची लिखवा देना भी एक स्ट्रैटेजी थी। अब सॉस एक और फीचर बताता है, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी खंडीय संगठन। इसका क्या मतलब है? जाति के अंदर भी और डिविजन्स? ये तो पहले से ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जैक्टली, यही बात है। हम आम बोलचाल में जाति शब्द का इस्तेमाल बहुत ब्रॉडली कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया ब्राह्मण या जाट या यादव या चमार। लेकिन असलियत में इनमें से हर बड़ी जाति अपने आप में एक इकाई, एक सिंगल यूनिट नहीं होती। इनके अंदर भी कई उपजातियां, सब कास्ट होती हैं, और कई बार तो उन उपसाथियों के अंदर भी और छोटे छोटे समूह, सब कास्ट होते हैं। अरे! और इन उपसमूहों के बीच अक्सर आपस में शादी ब्याह, इंडोगमी और खान पान के नियम भी अलग अलग होते हैं, यानी वो एक दूसरे से भी दूरी बनाकर रखते हैं। अरे, ये तो मट्रोश्का डॉल्स जैसा हो गया। एक रूसी गुड़िया के अंदर दूसरी, उसके अंदर तीसरी, चौथी। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे ये स्ट्रक्चर और साफ हो? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ब्राह्मणों को ही लें, ये एक बड़ी श्रेणी है, लेकिन इसके अंदर क्षेत्रीय आधार पर कई विभाजन हैं। जैसे उत्तर भारत में कान्यकुब्ज, सरयू पारीण, गौड़, मैथिल आदि। दक्षिण में अयंगर, अय्यर। फिर इनमें से हर एक के अंदर भी और विभाजन हो सकते हैं, गोत्र के आधार पर या कर्मकांडों में विशेषज्ञता के आधार पर। और अक्सर ये उपसमूह आपस में शादी नहीं करते। इसी तरह मान लीजिए कोई बड़ी कारीगर जाति है, जैसे लोहार, तो हो सकता है कि गांव में खेती के औजार बनाने वाले लोहारों का समूह अलग हो और शहरों में दरवाजे, ग्रिल बनाने वाले लोहारों का समूह अलग माना जाए और उनके बीच रोटी बेटी का संबंध न हो। ये दिखाता है कि भारतीय समाज सिर्फ कुछ बड़ी जातियों में ही नहीं बटा था, बल्कि हर जाति के अंदर भी अनगिनत छोटे छोटे खंड, सेगमेंट्स थे, जिनकी अपनी अलग पहचान, अपने नियम और अपनी छोटी हायरार्की हो सकती थी।
ये स्ट्रक्चर बेहद कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड था। और सोर्स ये भी कहता है कि इन जातियों या उपजातियों का अक्सर एक कॉमन नेम होता है और ये मानते हैं कि उनका मूल किसी एक कॉमन माइथोलॉजिकल पर्सनैलिटी से है, मतलब कोई ऋषि, देवता या वीर पुरुष। हाँ, ये उस खंडीय संगठन सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ ही है। हर जाति या उपजाति की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसे मजबूत करने के लिए अक्सर दो चीजें काम आती हैं। एक तो एक साझा नाम या उपनाम, सरनेम, और दूसरी एक कहानी, एक मिथ कि हम सब किसी एक खास व्यक्ति के वंशज हैं। वो कोई पौराणिक ऋषि हो सकते हैं, कोई देवता हो सकते हैं या कोई ऐतिहासिक वीर पुरुष। अच्छा। जैसे कई जातियां दावा करती हैं कि वो किसी खास ऋषि की संतान हैं या किसी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी राजा के वंशज हैं। ये कहानी उस समूह के अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी हम एक हैं, की सामूहिक चेतना और एकजुटता, सॉलिडारिटी की भावना पैदा करती हैं। ये उन्हें एक साझा इतिहास और एक गौरवशाली पहचान देती है, भले ही वो इतिहास पूरी तरह से मिथ या कल्पना पर आधारित क्यों ना हो। ये हम की भावना को मजबूत करने का एक तरीका है जो उन्हें दूसरे समूहों से अलग करता है। इन सब फीचर्स को जोड़कर देखें, हायरार्की, पाबंदियां, मोबिलिटी की कमी, अंदरूनी विभाजन, तो सोर्स एक बहुत बुनियादी और ज़रूरी बात कहता है कि कास्ट सिस्टम फंडामेंटली अपने कोर में एक अनइक्वल इंस्टीट्यूशन था। मतलब इसमें बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कुछ समूहों को इससे ज़बरदस्त फायदा हुआ, वो प्रिविलेज में रहे, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बस अंतहीन मेहनत, दमन और गुलामी, सबऑर्डिनेशन में गुजर गई। ये इस व्यवस्था का सबसे कठोर और शायद सबसे महत्वपूर्ण सच है। ये सिर्फ काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, जैसा कि कुछ लोग कभी कभी तर्क देने की कोशिश करते हैं कि ये तो बस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका था। नहीं, ये असल में शक्ति, पावर, संसाधन, रिसोर्सेज, सम्मान, डिग्निटी और जीवन के अवसरों, लाइफ चांसेस का एक बेहद असमान और अन्यायपूर्ण बंटवारा था, जो जन्म पर आधारित था। बिल्कुल। जो लोग इस हायरार्की में ऊपर थे, उन्हें जन्म से ही विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस मिले, बेहतर अवसर, सामाजिक सम्मान, कम मेहनत वाले या साफ माने जाने वाले काम। और जो नीचे थे, उन्हें दबाया गया, उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उन्हें सबसे मुश्किल, गंदे और कम सम्मान वाले काम करने पड़े, और बदले में मिला सिर्फ अपमान और तिरस्कार। ये व्यवस्था इनहेरेंटली अपनी प्रकृति में ही असमानता पर आधारित थी। और ये अस्क्रिप्टिव नेचर, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, मतलब सबको जन्म से मिलना और उसे बदल ना पाना, ये तो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही निराशाजनक, डीमोटिवेटिंग लगता है, जैसे कोई उम्मीद ही ना हो। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, खासकर पोस्ट वैदिक पीरियड में ये व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर, रिजिड और जन्म आधारित हो गई। आपकी व्यक्तिगत काबिलियत, आपकी मेहनत, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा, इन सब का सैद्धांतिक रूप से कोई खास मतलब नहीं रह गया था। जिस जाति में आपका जन्म हुआ, वही आपकी पहचान, आपका संभावित पेशा, ऑक्यूपेशन, आपकी सामाजिक स्थिति, आपके रिश्ते नाते, सब कुछ लगभग पूरी जिंदगी के लिए तय कर देती थी। इससे बाहर निकलना या अपनी स्थिति को अपनी मेहनत से मौलिक रूप से बेहतर बनाना कम से कम सिद्धांत में लगभग नामुमकिन था। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, उसकी क्षमता, पोटेंशियल और उसकी गरिमा, डिग्निटी को पूरी तरह नकारता था। ओके, तो ये सब तो हुई व्यवस्था की पुरानी पारंपरिक विशेषताओं की बात, उसका मूल ढांचा। लेकिन सोर्स ये भी कहता है, और ये राहत की बात है, कि अब ये सिस्टम काफी डाइल्यूट हुआ है, कमजोर पड़ा है। ये कैसे हुआ? कौन सी फोर्सेस ने इसे बदला? हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। पिछले 150-200 सालों में, और खासकर आज़ादी के बाद, कई आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों ने जाति व्यवस्था के जड़ों को हिलाया है, उसे कमज़ोर किया है। ये कहना कि ये पूरी तरह खत्म हो गया है शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से अपने पुराने कठोर रूप में मौजूद नहीं है। इसके कमज़ोर होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण का बड़ा रोल है। हाँ, शहरों में चीजें अलग होती हैं। बिल्कुल, जब लोग गांव को छोड़कर काम या बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों में आते हैं, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। शहरों में वो एनोनिमिटी होती है, भीड़ होती है। लोग गांव की तरह एक दूसरे की जाति या पृष्ठभूमि को उतनी गहराई से नहीं जानते और न ही जानने में उतनी रुचि रखते हैं। लोग अपनी पहचान, अपनी नौकरी, अपनी क्लास, अपने लाइफस्टाइल से ज्यादा जोड़ते हैं, जाति से कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑफिस में, बाजार में आप लगातार अलग अलग जातियों के लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे पुराने छुआछूत वाले नियम टिक नहीं पाते। और सोर्स में सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का भी जिक्र है। जी, इनका क्या असर हुआ? सेक्युलराइजेशन का मतलब है समाज के सार्वजनिक जीवन जैसे राजनीति, कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था,
पर धर्म और धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव कम होना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नई वैज्ञानिक सोच, तर्क, लॉजिक, आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी का आना और पारंपरिक रूढ़िवादी सोच का पीछे हटना। इन दोनों प्रक्रियाओं ने जाति व्यवस्था की बुनियाद, जो काफी हद तक धार्मिक मान्यताओं जैसे पवित्रता, अपवित्रता की धारणा पर टिकी थी, उसको चैलेंज किया है। आधुनिक शिक्षा लोगों को सवाल करना सिखाती है, बराबरी और मानवाधिकारों के बारे में बताती है। लोग अब तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल चॉइस को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, बजाय इसके कि पुराने शास्त्रों में क्या लिखा है या हमारे पुरखे क्या करते आए हैं। इससे जातिगत नियम कानून और भेदभाव धीरे धीरे कमजोर पड़े हैं। और एक बहुत बड़ा बदलाव सोर्स बताता है ऑक्यूपेशंस यानी पेशों को लेकर, कि अब पेशे मर्जी से चुने जा सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये शायद सबसे बड़े और सबसे साफ दिखने वाले बदलावों में से एक है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में जाति और पेशे का गहरा, लगभग अटूट संबंध था। हर जाति का अपना एक पारंपरिक पेशा होता था और उस पेशे से बाहर जाना या किसी दूसरी जाति का पेशा अपनाना बहुत मुश्किल था, अक्सर मना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी योग्यता, मेरिट और अपनी मेहनत के अनुसार कोई भी पेशा चुन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल बैरियर्स तो होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिकल बैरियर्स अभी भी हो सकते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा या ट्रेनिंग तक पहुंचना होना, सोशल नेटवर्क की कमी होना या किसी खास फील्ड में किसी खास जाति का पहले से दबदबा होना। लेकिन सैद्धांतिक रूप से, इन प्रिंसिपल, अब कोई कानूनी या धार्मिक रोक नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, अपनी मेहनत से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पायलट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिजनेसमैन, कलाकार, कुछ भी बन सकता है। इसने जाति के आर्थिक आधार को काफी हद तक तोड़ दिया है। सोर्स कहता है कि राजनीति के क्षेत्र में जाति का असर सबसे ज्यादा बदला है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था कमजोर हुई है, दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति का बोलबाला है। तो ये असर बदला कैसे है? कम हुआ है या असल में बढ़ गया है, बस रूप बदलकर? ये बहुत ही अच्छा और जरूरी सवाल है और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें विरोधाभास लगता है, पर है नहीं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और खासकर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट का अधिकार, ने जाति के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक तरफ लोकतंत्र ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लाकर कानूनी और राजनीतिक तौर पर सबको बराबर बना दिया, जिससे सैद्धांतिक रूप से जातिगत ऊंच नीच का पारंपरिक महत्व कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ नंबर्स का खेल शुरू हो गया। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए राजनीति में संख्या बल, नंबर्स का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। पावर अब संख्या में है। अच्छा, इसीलिए सोर्स कहता है कि 1980s के बाद खासकर कई कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज उभरी, क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी जाति के लोगों को एकजुट करके वोट बैंक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, यही हुआ। विभिन्न जाति समूहों ने, खासकर उन जातियों ने जो संख्या में बड़ी थीं लेकिन सामाजिक हायरार्की में नीचे या बीच में थीं, जैसे ओबीसी जातियां और दलित जातियां, ये महसूस किया कि लोकतंत्र में उनकी बड़ी संख्या ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित, मोबिलाइज करना शुरू किया। अपनी अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई या मौजूदा पार्टियों के अंदर अपनी जाति के नेताओं को आगे बढ़ाया। उनका उद्देश्य था अपनी जाति के वोटों को एकजुट करके एक ठोस वोट बैंक बनाना और उस वोट बैंक के आधार पर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी, शेयर इन पावर, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, संसाधनों में हिस्सा और सामाजिक सम्मान की मांग करना। ये जाति का एक बिल्कुल नया अवतार था। सामाजिक हायरार्की का आधार होने की जगह अब वो राजनीतिक गोलबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और सौदेबाजी, बार्गेनिंग का एक जरिया बन गई। और इसमें संविधान और कानूनों का भी रोल रहा होगा, जैसे रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, जिनकी हमने पहले बात की। हाँ, उनका रोल फंडामेंटल है। भारत का संविधान रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन पर आधारित है, जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स, खासकर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, जिसमें अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17, और किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15 शामिल है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24, ने जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक मजबूत कानूनी और नैतिक आधार प्रदान किया है।
अदालतों ने भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए इन अधिकारों को लागू करवाया है। साथ ही ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की जो अंतर्राष्ट्रीय चेतना बढ़ी है, उसने भी भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ चल रही लड़ाई को नैतिक और वैचारिक मजबूती दी है। इन कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों ने ही दमित जातियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला और आधार दिया। तो सोर्स का कहना है कि अब जातियां पारंपरिक सामाजिक समूहों की तरह व्यवहार करने के बजाय ज्यादातर इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरह काम कर रही हैं। मतलब जैसे ट्रेड यूनियन या किसानों के संगठन अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं, वैसे ही जाति समूह भी कर रहे हैं, ज्यादा असर्टिव हो गए हैं। हाँ, काफी हद तक ये विश्लेषण सही है। आज कई जाति समूह अब सिर्फ अपनी पुरानी पारंपरिक सामाजिक पहचान, रीति रिवाजों या खान पान के नियमों तक ही सीमित नहीं रह गए। वे आधुनिक संगठित दबाव समूहों, प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरह काम कर रहे हैं। वे बाकायदा अपने संगठन बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और अपने सामूहिक हितों जैसे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशंस को बनाए रखना या बढ़ाना, अपने समुदाय के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, अपने समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ न्याय की मांग करना, इन सब के लिए सरकार और राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं। तो वो अपनी संख्या को लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, वे अपनी संख्या का इस्तेमाल चुनावों में लेवरेज यानी मोल भाव की ताकत की तरह करते हैं। वे पहले से कहीं ज्यादा मुखर, असर्टिव हो गए हैं और अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक, अवेयर भी हैं। ये जाति व्यवस्था का एक और बदलता हुआ आधुनिक और राजनीतिक चेहरा है, जो पारंपरिक हायरार्की से बहुत अलग है। तो कुल मिलाकर आज हमने जाति व्यवस्था की जिन विशेषताओं पर बात की, चाहे वो पुरानी पाबंदियां हों, मोबिलिटी के रास्ते हों, अंदरूनी विभाजन हो या फिर आधुनिक बदलाव और राजनीति में इसकी नई भूमिका हो, ये सब दिखाता है कि ये कोई स्थिर चीज नहीं है। इसमें लगातार बदलाव आ रहा है, तनाव है, कॉन्टिन्यूटी भी है और चेंज भी। कुछ चीजें कमजोर हुई है तो कुछ ने बिल्कुल नया रूप ले लिया है, खासकर राजनीति के मैदान में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही डायनामिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा है और आज भी है। शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा, लोकतंत्र, कानून, बाजार अर्थव्यवस्था, इन सब ताकतों ने मिलकर इसे गहराई से बदला है। इसके पारंपरिक रूप को काफी हद तक चुनौती दी है और भेदभाव को कम करने में मदद की है। लेकिन ये मानना भी शायद भोलापन होगा कि ये पूरी तरह खत्म हो गया है या अप्रासंगिक हो गया है। हाँ, खत्म तो नहीं हुआ है। बिल्कुल, इसके रूप बदले हैं, इसके प्रभाव के क्षेत्र बदले हैं। सामाजिक जीवन में शायद कम हुआ है, पर राजनीतिक जीवन में शायद ज्यादा दिखने लगा है। ये आज भी भारतीय समाज और राजनीति का एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील और अक्सर विवादास्पद पहलू है, जिस पर लगातार ध्यान देने, उसे गहराई से समझने और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोशिशें करते रहने की जरूरत है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ऐसी कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब जाति राजनीति में पहचान और गोलबंदी का एक प्रमुख हथियार बन जाती है, तो क्या ये अंततः व्यवस्था को कमजोर करती है क्योंकि पुरानी हायरार्की टूटती है, या अनजाने में उसे एक नई जिंदगी, एक नया मकसद देकर और मजबूत कर देती है? इस पे गौर कीजिएगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion on features of caste system. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.